चलिए आज हम लोग क्लास 11th का सब्जेक्ट हिस्ट्री चैप्टर 4, ठीक है। चैप्टर 4 है 3 वर्ग। तो कहने का मतलब है कि प्राचीन काल में, ठीक है, हमारा जो समाज था मुख्यतः 3 वर्गों में क्या था, विभक्त था, विभाजित था, ठीक है। अब 3 वर्ग में कौन कौन से वर्ग आते थे, ठीक है, और कौन कौन से वर्ग के लोगों को विशेष अधिकार भी दिया गया था, ठीक है। तो पहला समझिए पहले कि 3 वर्ग में कौन कौन से लोग आते थे, ठीक है, और वे सारे लोगों को कौन कौन से अधिकार दिया गया था, है ना। तो पहला जो वर्ग था वो था पादरी वर्ग। कौन था? पादरी वर्ग, ठीक है। दूसरा जो वर्ग था वो था अभिजात वर्ग, ठीक है। अब तीसरा जो वर्ग था वो था कौन सा वर्ग? कृषक वर्ग, या फिर हम लोग इसको बोल सकते हैं निम्न वर्ग। क्लियर है यहां तक? किन्हीं को डाउट है? अब समझिए पहले ये जो 3 वर्ग था, ये प्राय 3 वर्ग हमारे समाज में विद्यमान था, ठीक है। और ये 3 वर्ग के लोगों को अलग अलग प्रकार से क्या दी गई थी? अधिकार दिया गया, ठीक है। तो 3 वर्ग के लोगों को कौन सा अधिकार दिया गया था, ये सारा हम लोग इस क्लास में आज देखेंगे, ठीक है। तो जैसे पहला क्या था कि पादरी वर्ग। पादरी वर्ग समाज के सबसे श्रेष्ठ वर्ग में आते थे और इन्हें विशेषाधिकार वर्ग भी प्राप्त है। क्लियर है? दूसरा था क्या कि अभिजात वर्ग। तो अभिजात वर्ग के जो लोग थे उन लोग मुख्यतः समाज में दूसरे स्तर के लोग थे, ठीक है। अन्य व्यापारी वर्ग बोल सकते हैं, साहूकार लोग बोल सकते हैं, या फिर राजा या पादरी के जो नजदीकी होते थे उसे अभिजात वर्ग के लोग बोल सकते हैं। क्लियर है? और थर्ड स्टेट के जो लोग थे वो कृषक वर्ग के लोग थे, जो लोग कृषि करने का काम करते थे, किसी के यहां मजदूरी करके, ठीक है, अपना जीवन बसर वो क्या करते थे, चलाने का या गुजर बसर करने का काम करते थे। क्लियर है यहां तक? इसे निम्न वर्ग भी कहा जाता है। क्लियर है? चलिए अब देखते हैं हम लोग क्या उस क्लास में चल जाइए। स्मरणीय तथ्य, ठीक है। अब देखिए स्मरणीय तथ्य क्या वन लाइनर है। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं क्या क्या हम लोग इसके अंतर्गत पढ़ना है। पहला क्या है पॉइंट में, पश्चिमी यूरोप में फ्रांसीसी समाज 3 वर्गों में विभाजित था। कहां? फ्रांसीसी समाज। तो ये चीज आप लोग देखे होंगे, फ्रांसीसी समाज जब 3 वर्ग में विभाजित था, पादरी वर्ग, अभिजात वर्ग और निम्न वर्ग, यह कृषक वर्ग, ठीक है। तो फ्रांस की क्रांति जो हुआ था कब हुआ था? 14 जुलाई 1789 में हुआ था। ये कौन सा क्रांति हुआ था? फ्रांस में। तो फ्रांस में क्रांति हुआ था और उस समय, जिस समय फ्रांस से फ्रांसीसी क्रांति हुआ था, उस समय वहां के जो शासक था कौन था? लुई 16 या लुई 16वां, ठीक है। क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि प्रथम वर्ग में पादरी आते थे, ठीक है। पादरियों एवं बिशपों द्वारा ईसाई समाज का मार्गदर्शन किया गया। और जो पादरी वर्ग के लोग थे उनका परम कर्तव्य क्या होता था कि जो ईसाई धर्म था, ये ईसाई धर्म, ईसाई समाज, उस समाज का परिवर्तन करना, समाज का प्रचार प्रसार करना और लोगों को धर्म परिवर्तन करा करके ईसाई बनाना, अपनी धर्म की अच्छाइयों को बताना, ये इस पादरियों का क्या था? परम कर्तव्य था, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, पादरियों एवं बिशपों के पास राजा के द्वारा दी गई भूमि होती थी जिनसे वे कर उगा सकते थे। जो पादरी वर्ग के लोग थे, उन पादरी वर्ग के लोगों को देखिए कितना अंधविश्वास उस समय समाज में था। राजा जो था उन लोगों को कोई भूमि का पट्टा उसे दे, पट्टा सुन जाता है ना, भूमि का पट्टा जो था वो पादरियों को दे देता था कि भाई इतना पट्टा आपको दे रहे हैं। अब उस पादरी जो लोग क्या करते थे, उसी पट्टा को अन्य किसानों के बीच में दे देते थे खेती करने के लिए, ठीक है, लीज पर, या फिर उससे टैक्स वसूल करने के लिए। और जो टैक्स आता था उससे पादरी लोग अपनी जीविका को चलाते थे, ऐसो आराम की जिंदगी जीते थे। क्लियर है? नेक्स्ट थर्ड नंबर नेक्स्ट पॉइंट है
कि दूसरे वर्ग में अभिजात आते थे। बड़े भूस्वामी अभिजात वर्ग राजा के अधीन होते थे। जो अभिजात वर्ग के लोग थे वो लोग किसके अधीन होते थे? राजा के अधीन होते थे, यानी राजा के इर्द गिर्द रहते थे, राजा के कार्यों को वो करते थे, ठीक है, जिसके कारण उसे विशेष अधिकार भी दिया गया था। क्लियर है? हाँ, भूदास का मतलब भूमि का स्वामी, ठीक है। ये लोग क्या एक तरह से टैक्स, जो कुछ तो जमीन क्या किया, कुछ भूमि तो पादरी को दे दिया गया और कुछ भूमि को राजा जो था वो अपने पास रखा। अगर सारा भूमि को पादरी राजा के पास अगर दे देता तो क्या राजा के पास टैक्स आता? टैक्स नहीं आता। और जब टैक्स नहीं आता तो राजा के जो शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से या सही ढंग से चलाने के लिए जो एक संगठन बना हुआ था, उस संगठन को राजा पैसा कहां से दे पाता? पेमेंट दे पाता? नहीं दे पाता। तो राजतंत्र में स्वाभाविक है क्या होता कि अर्थव्यवस्था खराब हो जाती ना, तो उसके तहत वो क्या कुछ भूमि को अपने पास भी रखा था। क्लियर है? गुड आउट। चलिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है? अभिजात वर्ग का अपनी संपदा पर पूर्ण रूप से नियंत्रण होता था। संपदा कहने का मतलब है कि उनकी जो अपनी संपत्ति होती थी, ठीक है, उसकी संपत्ति पर उनका जो नियंत्रण होता था वो पूर्ण रूप से होता था। क्लियर है? आगे, उनके पास अपनी सामंती सेना होती थी, ठीक है, और जो अभिजात वर्ग के लोग थे उन वर्ग के लोगों को, क्योंकि वो भूराजस्व या कर वसूल करने का भी काम करते थे, तो उन्हें राजा के द्वारा विशेष अधिकार भी दिया गया था कि अगर वो चाहे, उसे अगर बाय किसी प्रकार से खतरा है तो अपनी सेना का भी गठन कर सकती है, सेना भी रख सकती है। तो धीरे धीरे क्या होगा? शक्तिशाली होगा ना, कि नहीं होगा? ठीक है। ए, अपनी भूमि पर बसे सभी व्यक्तियों के मालिक होते थे, क्योंकि भूस्वामी कौन होता था? अभिजात वर्ग के लोग होते थे, और वो जो निम्न वर्ग के लोग थे या कृषक वर्ग के लोग थे वो सिर्फ वहां पे कृषि करते थे और अपना जीवन बसर वो करने का काम करते थे। ठीक है, क्लियर यहां तक? आगे देखिए क्या, तीन वर्ग है। तीन वर्ग में क्या हुआ कि तीसरे वर्ग में किसान आते थे। किसान दो प्रकार के थे, एक स्वतंत्र किसान, एक कृषिदास किसान। अब स्वतंत्र किसान वैसे किसानों को कहा जाता था जो फ्रीडम होकर के किसी भी मजदूर या किसी भी खेती पे जाके जमीन पर जाकर वो कृषि कार्य कर सकता था, उसे स्वतंत्र किसान कहा जाता था। लेकिन कौन किसान? कृषिदास किसे कहा जाता था? तो वैसे दासों को कहा जाता था जिन व्यक्तियों को अभिजात वर्ग के लोग अपना दास बना लेते थे, ठीक है, अपने अंडर कर लेते थे, उसको जहां पे वर्क काम पर लगा देते थे वहां पर वो हमेशा काम करने के लिए तो मजबूर रहना पड़ता होगा। जैसे हम लोग अभी क्या है कि जब कहीं पे मजदूरी करने ले जाते हैं तो इच्छा हुआ कि नहीं यहाँ पे हमको मजदूरी उचित नहीं मिल रहा है, यहाँ पे हम काम नहीं करेंगे, ऐसा होता है ना, तो उस स्थल को छोड़कर हम लोग क्या करते हैं, दूसरे स्थल पर चल जाते हैं। लेकिन अगर किसी व्यक्ति का हम पेमेंट पहले से ले लें, उसका हम पर बहुत ज्यादा उसका कर्ज हो, ठीक है, तो जब तक उसकी कर्ज को हम भरपाई नहीं करेंगे तो क्या दूसरे स्थान पे हम जा सकते हैं? नहीं जा सकते। क्लियर है? चलिए आगे। राजा द्वारा कृषकों पर लगाए जाने वाले कर को टेली कहा जाता था। जो राजा था वो प्रत्येक कृषकों के ऊपर जो टैक्स को लगाया जाता था, उस टैक्स को क्या कहा जाता? टेली के नाम से जाना जाता था। एक क्वेश्चन बन सकता है क्या कि राजा के द्वारा किसानों से वसूला जाने वाला टैक्स को किस नाम से जाना जाता था? तो किस नाम से? टैली नाम से जाना जाता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामंतवाद एक जर्मन शब्द फ्यूड से बना है जिसका अर्थ एक भूमि का टुकड़ा होता है। क्योंकि सामंत वर्ग के लोग, बाद में देखिएगा जब आगे क्लास में जाइएगा देखिएगा कि सामंतवाद कुछ समय के बाद, राजतंत्र के बाद सामंत वर्ग के लोगों का पूरे समाज में वर्चस्व हो जाता है, अधिकार हो जाता है। ठीक है, लॉर्ड एक ऐसे शब्द से निकला है जिसका अर्थ है रोटी देने वाला। लॉर्ड का मतलब क्या होता है? लॉर्ड का मतलब होता है राजा, शासक। ठीक है, इसको फराओ के नाम से भी जाना जाता है लॉर्ड को। राजा जो
रियली शासक जो राजा होता है उसको लॉर्ड के नाम से या फराओ के नाम से भी जाना जाता है। तो रोटी देने वाला कहने का मतलब क्या कि राजा के पास सारी संपत्ति है, ठीक है। तो राजा चाहे तो हर व्यक्ति के लिए कुछ कर सकता है ना, कि नहीं कर सकता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है, यूरोप में 1315 से 17 के बीच भयंकर अकाल पड़ा था, ठीक है। तो पूरा यूरोप में, ये क्वेश्चन बन सकता है कि पूरे यूरोप में किस वर्ष या कितना से कितना समय के बीच में अकाल पड़ा था। तो 1315 से 17 के बीच में क्या हुआ कि वहां पे भयंकर अकाल पड़ा था, महामारी आया था, ठीक है। नेक्स्ट है, आर्थिक संदर्भ में सामंतवाद एक तरह की कृषि उत्पादन को इंगित करता है जो सामंतों और कृषकों के संबंधों पर आधारित है। अब कृषक लोग मान लिया सामंत वर्ग के लोग, किसी को भूमि पट्टा पर दे दिया, लेकिन कृषि करने का काम कौन कर रहे थे, कृषक कर रहे थे। लेकिन कृषक लोग अगर कृषि नहीं करते तो क्या सामंत या अभिजात वर्ग के लोगों को टैक्स मिल पाता, क्या नहीं मिल पाता। क्लियर है, कोई डाउट? आगे देखिए, जर्मनी की एक जनजाति फ्रैंक ने गॉल में अपना नाम देकर उसे फ्रांस बना लिया, ठीक है। नेक्स्ट, इंग्लैंड स्कॉटलैंड द्वीपों को 11वीं सदी में फ्रांस के एक प्रांत नरमंडी के राजकुमार द्वारा जीत लिया गया। यानी उस पर क्या किया, अटैक किया, आक्रमण किया, और आक्रमण करके क्या किया गया, उस फ्रांस, उस क्षेत्र को, उस प्रांत को स्वतः जीत लिया गया, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, पोप लियो तृतीय ने शार्लेमेन को पवित्र रोमन साम्राज्य का या रोमन सम्राट का ताज पहनाया था। यानी शार्लेमेन जो था, ठीक है, शार्लेमां भी कहीं कहीं कहा जाता है, ठीक है। तो शार्लेमेन जो था रोमन सम्राट का सबसे पवित्र सम्राट माना जाता था, ठीक है। नेक्स्ट, पश्चिमी चर्च के अध्यक्ष पोप थे, ठीक है। अब पोप कहां रहते थे, पोप मतलब पादरी वर्ग के लोग, ठीक है। तो वहां चर्च में रहते थे, ठीक है, जो रोम में रहते थे। और इतना ही नहीं, बल्कि पादरी वर्ग के लोग पूरे समाज में इतना अंधविश्वास फैला दिए थे ना कि अगर राजा भी युद्ध करने के लिए कहीं जाता था तो पादरी से आज्ञा लेकर के जाना पड़ता था। सोचिए कितना अंधविश्वास था कि एक राजा को भी पादरी के समझ आकर के झुकना पड़ता था। और राजा अगर दूसरे क्षेत्र पर गया और वहां से कोई संपत्ति या जमीन या किसी अन्य चीज को लूट करके लाया, ठीक है, तो सबसे पहले पादरी के समझ को पेश किया जाता था, उसके समझ रखा जाता था कितना संपत्ति हम लूट करके लाए हैं, ठीक है। कितना अंधविश्वास था हमारे समाज में, था कि नहीं था, ठीक है। वही अंधविश्वास आज हमारे समाज में ब्राह्मण वर्ग के लोग कर रहे हैं। जैसे किसी के पास कुछ हो जाए तो होता है ना, ठीक है। तो हालांकि जितना अंधविश्वास पहले तो होता अब नहीं है, ठीक है। 99% अब उस चीज को मानना बंद कर दिए। लेकिन पहले क्या था कि शिक्षा का स्तर कम था, जिसके कारण इस चीज को लोग मानते भी थे, ठीक है। चर्च को 1 वर्ष के अंतराल में कृषकों से उसकी उपज का 10वां भाग लेने का अधिकार था, जिसे टिथ कहा जाता था, ठीक है। 1/10 भाग क्या था कि टैक्स के रूप में लिया जाता था। सेंट बेनेडिक्ट मठ 519 ईस्वी में इटली में स्थापित किया गया। एक क्वेश्चन आपका बन सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, कलूनी मठ 910 ईस्वी में बारगंडी में स्थापित किया गया था। पूछ देगा कलूनी मठ की स्थापना कब की गई थी, तो 910 ईस्वी में। कहां, तो बारगंडी में स्थापित की गई थी। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट है, पुरुष भिक्षुओं को मोक्ष तथा स्त्री भिक्षुओं को नन कहा जाता था। यानी उस समय भिक्षु लोग समझ में आता है कि जो लोग भिक्षा मांगते थे, ठीक है, घूम घूम करके, ठीक है। तो पुरुष भिक्षुओं को क्या कहा जाता था, मोंग कहा जाता था, और स्त्री भिक्षुओं को नन कहा जाता था, ठीक है। ये 2 अलग अलग भिक्षुओं के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट, आवेश हिल्डेगार्ड एक प्रतिभाशाली संगीतज्ञ थे, जिसने चर्च की प्रार्थनाओं में सामुदायिक गायन की प्रथा के लिए विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। आज भी चर्च में देखिएगा
कि जब प्रत्येक रविवार के दिन, जैसे अलग अलग जो धर्म के लोग होते हैं उनकी आस्था होती है, जैसे कि सभी लोग अलग अलग दिन जाते हैं अपना जहां भी जाए उनका जो धर्म स्थल होता है, उसी तरीके से जो चर्च धर्म यानी ईसाई धर्म के लोग हैं वो प्राय रविवार के दिन ही चर्च जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है अभिजात वर्ग का घर मेनर कहलाता था। जहां पे अभिजात वर्ग के लोग रहा करते थे उनके घरों को क्या कहा जाता था? मेनर कहा जाता था। किसी छोटे मेनर की जागीर में दर्जन भर और बड़ी जागीर में 50 या 60 परिवार हो सकते थे। सोचिए कितना परिवार रहते होंगे। ठीक है, नेक्स्ट सामंतवाद का विकास इंग्लैंड में 11वीं शताब्दी में हुआ था। एक क्वेश्चन बनेगा कि सामंतवाद का विकास सबसे पहले कहां हुआ था? तो इंग्लैंड में हुआ था। कब हुआ था? तो 11वीं शताब्दी में हुआ था। क्लियर? इंग्लैंड देश का नाम किस पर पड़ा? एंजिल लैंड का रूपांतरण है। अपने लॉर्ड के नाराजों से अपने लॉर्ड की नजरों से एक वर्ष एवं एक दिन तक छिपे रहने में सफल रहने वाला कृषिदास एक स्वाधीन नागरिक बन जाता था। यानी कहने का मतलब है कि वैसे कृषिदास, जब किसी व्यक्ति को स्वतः दास बना लिया जाता था और वो राजा से अगर एक दिन और एक रात स्वतः छुप करके अगर रह गया, उसकी नजर नहीं पड़ी, तो स्वतः क्या हो जाता? वो स्वतंत्र हो जाता था। ठीक है, नेक्स्ट है 12वीं शताब्दी से फ्रांस में कैथेड्रल कहलाने वाले बड़े चर्च का निर्माण होने लगा। नेक्स्ट पश्चिमी यूरोप 1347 और 1350 के मध्य प्लेग जैसी महामारी के कारण बुरी तरह प्रभावित। प्लेग एक तरीके से क्या है? बीमारी है। ठीक है, जिस तरह से प्लेग जिस तरह चेचक होता है ना, ठीक है, उसी तरीके जानवर लोगों में प्लेग बीमारी पर, जैसे बर्ड फ्लू बीमारी है ना पक्षी लोगों में होता है ना, उसी तरीके से अब क्या है? सारी बीमारियां हैं जो अनेक प्रकार की मवेशियों या जीव शायद चलिए अब हम लोग देखते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न यानी एमसीक्यू प्रश्न। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है मध्यकालीन यूरोप की प्रमुख विशेषता क्या थी? ठीक है, तो मध्यकालीन यूरोप की प्रमुख विशेषता थी सामंतवाद। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है गोथिक शैली का विकास हुआ, यानी गोथिक शैली का विकास कहां पर हुआ था? ठीक है, तो गोथिक शैली का विकास फ्रांस में हुआ था। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है शार्लमैन कहां का शासक था? ठीक है, तो शार्लमैन जो था वो फ्रांस का शासक था। कहां का शासक था? फ्रांस का। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है सामंतवाद शब्द किस भाषा के फ्यूड शब्द से बना है? ठीक है, तो किस भाषा से बना है? तो जर्मन भाषा होगा। ठीक है, जर्मन भाषा के फ्यूड शब्द से बना है कौन? सामंतवाद बना है। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है फ्यूड शब्द का, ठीक है, फ्यूड जो शब्द है, शब्द का क्या अर्थ होता है? ठीक है, तो फ्यूड शब्द का जो अर्थ होता है क्या? जमीन का टुकड़ा। ठीक है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है जर्मनी की किस जनजाति ने गौल प्रांत को अपना नाम देकर फ्रांस बना दिया था? ठीक है, और कौन सा प्रांत था?
फ्रेंक जनजाति, ठीक है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, नरमंडी के राजकुमार ने कब इंग्लैंड और स्कॉटलैंड द्वीपों को जीता था? कब जीता था? तो ये जीते थे 11वीं शताब्दी में, ठीक है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, पादरियों ने स्वयं को किस वर्ग में रखा था? तो पादरी वर्ग के जो लोग थे, ठीक है, वो स्वयं अपने आप को प्रथम वर्ग में रखे थे, ठीक है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अभिजात वर्ग से संबंधित सही कथन है? ठीक है, तो देखिए, अभिजात वर्ग का अपनी संपदा पर अस्थायी तौर पर नियंत्रण था। जो संपदा था, उस संपदा पर अभिजात वर्ग के लोगों का अस्थायी तौर से नियंत्रण था, ठीक है। वे अपनी सैन्य क्षमता बढ़ा सकते थे। जो सामंत वर्ग के लोग थे या फिर अभिजात वर्ग के लोग थे, अगर उन्हें लगता था कि नहीं हमारी सुरक्षा इतना सेना से नहीं हो सकती है, तो अपनी सुरक्षा की दृष्टि से अन्य प्रकार की सेनाओं का भी गठन वो कर सकते थे, ठीक है। तीसरा में क्या है, वह अपनी स्वयं की न्यायालय लगा सकते थे। जो अभिजात वर्ग के लोग थे वो स्वयं का न्यायालय भी लगा सकते थे और अपनी मुद्रा का भी प्रचलन कर सकते थे, ठीक है। इसका आंसर होगा उपरोक्त में से सभी, ऑप्शन नंबर डी। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, मैनर शब्द किससे संबंधित है? तो मैनर शब्द जो है वो घर से संबंधित है, ठीक है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है, नाइट कौन था? ठीक है, तो नाइट कौन था? सैनिक था। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है, फिप के बारे में कौन सा कथन गलत है? ठीक है, तो फिप के बारे में कौन सा कथन गलत है? ठीक है, तो फिप क्या था कि गलत सेना में क्या है? फिप एक विशाल सेना थी। ये क्या है कि ये ऑप्शन क्या है? गलत है, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 13, पश्चिमी चर्च के अध्यक्ष पॉप थे, ठीक है, वह या वे कहां रहते थे? ठीक है, तो कहां रहते थे? जनरली रोम में रहते थे, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है, चर्च को एक वर्ष के अंतराल में कृषकों से उसकी उपज का 10वां भाग लेने का अधिकार था, उससे क्या कहा जाता था? ठीक है, तो जो चर्च लोग था वो पूरे एक वर्ष में क्या कृषकों से जो कर लेते थे 1/10वां भाग, उसे क्या कहा जाता था? टीथ कहा जाता था, ठीक है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है, आबेस हिल्डेगार्ड कौन था? ठीक है, तो आबेस हिल्डेगार्ड कौन था? तो एक संगीत कार्य था, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है, ठीक है, बिच्छुओं को ऐसा समोजिस ने 13वीं सदी में, ठीक है, मठ में ना रहने का निश्चय किया गया, उन्हें किस नाम से जाना जाता था? ठीक है, तो उन्हें फ्रायर के नाम से जाना जाता था, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है, बेनेडिक्टिन क्या है? ठीक है, तो बेनेडिक्टिन क्या है? तो यह है मठों में
बिच्छुओं के रहने के लिए हस्तलिखित पुस्तक है। यानी वहां पे जो मठ में बिच्छू लोग रहते थे, ठीक है, वो हस्तलिपि यानी हाथों के माध्यम से जिस लिपि को लिखा जाता था उसी को हस्तलिखित पुस्तक के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 है, मोनेस्ट्री शब्द किस भाषा के, ठीक है, मोनोस से बना है, जिसका अर्थ है ऐसा व्यक्ति जो अकेला रहता है। ठीक है, तो किस भाषा से बना है? ये बना है ग्रीक भाषा से बना है। ठीक है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 है, सामंतवाद का विकास इंग्लैंड में कब हुआ था? ठीक है, तो सामंतवाद का विकास इंग्लैंड में 11वीं शताब्दी में हुआ था। ठीक है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 है, इंग्लैंड में कृषक विद्रोह कब शुरू हुआ था? ठीक है, तो इंग्लैंड में कृषक विद्रोह कब शुरू हुआ था? तो 1381 ईस्वी में। ठीक है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 है, संत बेनेडिक्ट का मठ इटली में कब स्थापित हुआ था? ठीक है, तो यह हुआ था कब? 529 ईस्वी में। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 है, कलोनी मठ की स्थापना बरगंडी में कब हुआ था? ठीक है, तो इसकी स्थापना हुआ था 910 ईस्वी में। ठीक है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 है, एक ऐसा कर जो राजा केवल किसानों पर कभी नहीं लगाता था। ठीक है, तो कौन सा कर था? टेली कर। ठीक है, जो राजा कभी किसानों के ऊपर नहीं लगाता था। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। सार्फ, ठीक है, किसे कहा जाता था? ठीक है, तो सार्फ जो है वो कहा जाता था कृषि दासों को कहा जाता था। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 है, पुरुष भिक्षु को किस नाम से जाना जाता था? तो पुरुष भिक्षु को मोक नाम से जाना जाता था, मोन्क। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। और स्त्री को नन के नाम जाना जाता था। ठीक है, जो स्त्री भिक्षु होती थी उन भिक्षुओं को किस नाम जाना जाता था? नन नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 है, फ्रांस में कृषकों का विद्रोह कब हुआ था? ठीक है, तो फ्रांस में कृषकों का विद्रोह कब हुआ था? 1358 ईस्वी में। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 नंबर है, यूरोप में भयंकर अकाल कब आया था? ठीक है, तो यूरोप में भयंकर अकाल आया था 1315 से 1317 ईस्वी के मध्य में। ठीक है, इसका आंसर होगा क्या? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 है, लुई 13वां के शासन काल में फ्रांस की पारदर्शिता, ठीक है, या परामर्श दात्री, यानी इसका मतलब होता है कि परामर्श देने वाला, ठीक है, सभा स्टेट जनरल का अधिवेशन कब हुआ था? ठीक है, तो यह हुआ था 1614 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 है, पश्चिमी यूरोप में बयूबोनिक प्लेग जैसी महामारी का संक्रमण कब हुआ था? ठीक है, तो यह हुआ था
1347 से 1350 के बीच में। ठीक है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 है, मोनेस्ट्री शब्द ग्रीक भाषा के शब्द मोनोस से बना है, जिसका अर्थ क्या होता है? ठीक है, तो इसका अर्थ होता है एक व्यक्ति जो अकेला रहता हो। ठीक है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 है, आबे शब्द सीरिया के अब्बा से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है, ठीक है, जिसका अर्थ होता है पिता। ठीक है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 है, आर्थिक संस्था का आधार क्या था? ठीक है, तो आर्थिक संस्था का जो आधार था वो था श्रेणी। ठीक है, क्योंकि वहां पे अलग अलग श्रेणियों में क्या किया था, बांटा गया था, विभक्त किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 है, सॉरी 33 नंबर, चर्च की सर्वोच्च सत्ता थी, यानी चर्च की जो सर्वोच्च सत्ता थी वो किसके हाथों में थी, किसके पास था? ठीक है, तो रोम के पोप के पास। ठीक है, किसकी सर्वोच्च सत्ता थी? तो चर्च की सर्वोच्च सत्ता थी। ठीक है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 है, ईसा मसीह का जन्मदिन कब मनाया जाता है? ठीक है, तो ईसा मसीह का जन्मदिन 25 दिसंबर को मनाया जाता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट 35 नंबर क्वेश्चन है, पोप ने शार्लेमेन को पवित्र रोमन सम्राट की उपाधि से कब सम्मानित किया था? ठीक है, तो इसका सम्मानित कब किया गया था? तो 800 ईस्वी में किया गया था। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 है, वर्तमान में फ्रांस में किस प्रकार की सरकार है? ठीक है, तो वर्तमान में फ्रांस में गणतंत्रीय शासन व्यवस्था है। ठीक है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 है, इंग्लैंड देश का नाम किसका रूपांतरण है? ठीक है, तो इंग्लैंड देश का नाम जो रूपांतरण किसका? एंजिल लैंड का है। ठीक है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 38 है, महिला भिक्षुओं को किस नाम से जाना जाता था? तो महिला भिक्षुओं को नन के नाम से जाना जाता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 है, मध्यकालीन यूरोपीय समाज कितने वर्गों में विभाजित था? तो मध्यकाल में जो समाज था वो मुख्यतः 3 वर्ग में क्या था? विभाजित था, पादरी वर्ग, अभिजात वर्ग और कृषक वर्ग। ठीक है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है 40 नंबर, लॉर्ड जो जमीन का टुकड़ा नाइट को देता था वह क्या कहलाता था? ठीक है, तो कहलाता था फिफ। ठीक है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्लियर?